हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही है बच्चों। तो हम लोगों ने शुरू किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सही है, बहुत सारे लेक्चर्स बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो पहले उन लेक्चर्स को देखना बच्चों, उसके बाद इस लेक्चर पर जंप करना। दिस इज लेक्चर नंबर 9, मतलब इसके पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी हमारे अपलोडेड हैं। सही है, आज के बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम थ्योरी के ऊपर। देखो लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम लोग एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जे थॉमसन की थ्योरी थी, फिर उसके बाद रदरफोर्ड की थ्योरी आई, फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया, और आज हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल को भी गलत साबित करेंगे, ठीक है। उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। कुछ और साइंटिस्टों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जैसे मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैंक कांस्टेंट दिया था बच्चों, वो क्या कहना चाहते हैं। सही है, फिर उसके बाद हम लोग डी ब्रॉगली का इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जब आप समझोगे, थोड़ा जानोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो पूरी तरीके से सच नहीं था, ठीक है। पूरी तरीके से वो चीज़ें सही नहीं थी। तो लास्ट में हम लोग बोहर्स का जो ड्रॉबैक है, क्यों उसका एटॉमिक जो थ्योरी है वो फेल हो गया बच्चों, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जो क्वांटम जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो सबको समझ में नहीं आता, इवन जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बोहर जो नील बोहर थे उनकी खुद की एक स्टेटमेंट थी बच्चों। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान या कोई भी पर्सन इस दुनिया में अगर वो कह रहा है ना कि उसको क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स आती है, ठीक है, उसको क्वांटम का पूरा नॉलेज है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो पागल है। समझ रहे हो? मतलब क्वांटम मैकेनिक्स और यू कैन से क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी चीज है ना बच्चों जो नहीं समझ में आती, नहीं समझाया जा सकता। तो मेरी कोशिश रहेगी बच्चों कि जितने भी साइंटिस्टों ने जो जो चीज़ें समझाई है वो मैं आपके सामने रखूं, और उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स सही है या फिर जो बोहर्स कह रहे थे वो सही है। वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स से सही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट वाइज हमें पता चलती रहती है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग किसी भी एटम के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार ये एटम किस तरह का होगा, इसके अंदर कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स, कौन से पॉसिबल यू कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और उनका जो नेचर है वो कैसा होगा। समझ में आई बात? ठीक है। सो इसी इंट्रोडक्शन के साथ बच्चों शुरू करेंगे आज का इस लेक्चर। एक और बात, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से कर लो। बहुत सारे डाउट्स अगर आपके होंगे जब आप पढ़ते हो, और अगर आपको कोई नहीं है आपसे डाउट सॉल्व करवाने वाला, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हम बातें कर सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना है बच्चों, अगर आपको कोई लेसन को रिकमेंड करना है कि सर आप ये वाला लेसन शुरू करिए, ये वाला लेसन पढ़ाइए, इस टॉपिक में ये चीज़ें बताइए, तो वो भी आपका फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, चलेगा। तो शुरू करते बच्चों लेसन नंबर 9 को, और आज की कहानी शुरू करते बच्चों आपके क्वांटम थियरी की कहानी, ठीक है। क्वांटम एटॉमिक थियरी की कहानी शुरू करते बच्चों कि आखिरकार क्वांटम थियरी है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी इजाद हुई। सुनिए देखो, अभी तक आप लोग ने मेरे साथ पढ़े हो, आई होप आप लोग मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको फॉलो कर रहे होगे। तो अभी तक हमने बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, और बोहर्स ने क्या बोला था बच्चों कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल को गर्म करोगे, ठीक है, हीट करोगे, तो उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। वो रेडिएशंस बच्चों वेव के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका लैम्बडा निकलता है। सही बात है ना, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ निकलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सही बात है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बच्चों, मतलब उसके बाद क्या, पहले से ही एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बच्चों मैक्स प्लैंक, ठीक है, जिनका नाम क्या था बच्चों, मैक्स प्लैंक। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला बच्चों, जो चीज को तुम वेव कह रहे हो, जिस चीज को तुम वेव कह रहे हो, किसे आप वेव कह सकते हो बच्चों? आप कह सकते हो लाइट वेव को, लाइट आपकी वेव है। सही बात है। आप कह सकते हो आपका IR इंफ्रारेड वेव, आप कह सकते हो आपका UR नहीं, हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, UV रेस जो होती है। तो जितने भी रेज हैं जिसको आप कह सकते हो योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं बच्चों, वो क्या है, एक टाइप के वेव है ना, वो क्या है बच्चों, एक टाइप के वेव है। वो वेव में फॉलो करते, कुछ ऐसा ऐसा फॉलो करते, कुछ ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं, ऐसे। तो जब वो इस स्पीड में ट्रैवल करते हैं, यानी इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, तो भाई उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उनका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा,
और उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। सही बात है ना, सही बात है ना, उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर होगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। पर मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? मैक्स प्लैंक बोलते हैं कि जो भी आपका वेव ट्रैवल कर रहा है ना, वो किससे बना हुआ है? जो आपका वेव ट्रैवल कर रहा है, इट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। जो आपका वेव ट्रैवल कर रहा है ना, दिस वेव बच्चों, रुको, इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, समझ लो किससे बना हुआ है बच्चों? ये स्मॉल एनर्जी पैकेट से बना हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लेना। ठीक है, पैकेट से बना हुआ, छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट से बच्चों। उन एनर्जी के पैकेट्स को प्लैंक ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसे हम कह सकते हैं फोटॉन। इसे हम क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे, या फिर इसे आप कहोगे क्वांटा। आप क्या कहोगे बच्चों? क्वांटा। देखो, ये क्वांटम शब्द ही इसी से आया है, क्वांटा से। इसका मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स चीज। ठीक है, मतलब ना उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, ना उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम। जितने भी छोटे छोटे वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स हैं, उन सबकी एनर्जी फिक्स रहेगी, क्वांटिसाइज रहेगी। उसे हम कहेंगे क्वांटा, या फिर आप कहोगे फोटॉन। समझ में आई बात? मतलब मैक्स प्लैंक का कहना था, मैक्स प्लैंक ये कहते थे कि जितने भी आपके वेव है ना, जो भी आपका वेव है ना, ये एक पार्टिकल से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है बच्चों? ये किससे बना हुआ है? ये सारी चीजें किससे बनी है? एक पार्टिकल से बनी हुई है। और उस पार्टिकल को आप पैकेट्स कह सकते हो। बहुत ही छोटे पैकेट्स है बच्चों, बहुत ही छोटे क्या है वो? पैकेट्स है, जिनका नाम उन्होंने क्या दिया? या तो आप उसे फोटॉन बुला लो, या तो आप उसे क्वांटा बुला लो। क्लियर है, समझ में है? तो मैक्स प्लैंक यही कहना चाहते थे कि देखो भाई, मैं जो कह रहा हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट से चीजें सही डिटरमाइन किए हैं। ठीक है, तो जो भी आप वेव कह रहे हो ना, कोई भी वेव हो सकती है, चाहे आपकी लाइट वेव है, चाहे आपकी आईआर है, चाहे आपकी यूवी वेव है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? वो सारी चीजें बनी हुई बच्चों एक छोटे से एनर्जी के पैकेट से बनी हुई है। दैट इज नथिंग बट एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का नाम हम लोग दे रहे हैं फोटॉन, या फिर बच्चों क्वांटा। इसको प्रोटॉन से कंफ्यूज मत करना। प्रोटॉन मतलब वो पॉजिटिव चार्ज था जो आपके एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वो प्रोटॉन होता है, और ये फोटॉन है, फोटॉन। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके। तो यहां से बच्चों एक नई चीज डिस्कवर हुई, यहां से बच्चों एक नई चीज डिस्कवर हुई कि आपका वेव, जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज नॉट जस्ट अ वेव, इट इज पार्टिकल ऑल्सो। समझ रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ वेव नहीं है बच्चों, ये पार्टिकल भी है। मतलब एक छोटे पार्टिकल्स की तरह आपको दिख सकता है। मतलब एक छोटे पार्टिकल से क्या है बच्चों? ये बना हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये कहना चाहते थे बच्चों प्लैंक अंकल। ठीक है, ये कहना चाहते थे आपके प्लैंक अंकल। फिर उन्होंने क्या बोला, सुनो, फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो मुझे इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, मुझे भाई एक फॉर्मूला तो दो जिससे मैं चीजों को डिफाइन कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो प्लैंक अंकल ने क्या बोला? ठीक है, उन्होंने बोला कि जो भी आपकी एनर्जी होगी, जो भी आपकी एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। दैट विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। और ये उनका मेन मैथमेटिकल इक्वेशन था। समझ में आई बात? ठीक है, देखो एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब जितने नंबर ऑफ रिपीटेशन के बराबर है, जितने नंबर ऑफ वेव बढ़ रहे हैं, और उसके बीच में क्या लगा है बच्चों? एक कांस्टेंट लगा हुआ है h। दिस इज नथिंग बट योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, ये क्या है बच्चों? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इतनी बातें समझ में आ गई? मेरे को बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, बहुत सारी चीजें बच्चों मुझे आपको सिखानी है, समझानी है। ठीक है ठीक है, चलो बात करें। अच्छा, यहां तक आपके मैक्स प्लैंकस्टन ने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने एक चीज कही कि देखो यार, जब भी आप किसी भी वेव की बात करो, देखो जब भी आप किसी भी वेव की बात करो, तो वहां से आपको कौन कौन से फैक्टर्स मिलते हैं? आपको मिलता है उसका वेलोसिटी, आपको मिलता है बच्चों उसका वेवलेंथ, और आपको मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी। सही बात है, आपको मिलता है उसका वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी।
सही बात है। तो वहां से आपको हम लोग को पहले से बच्चों एक फॉर्मूला पता था, दैट इज v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्बडा। समझ रहे हो, v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्बडा, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लैम्बडा से। क्लियर है। अब यहां से अगर आप f का इक्वेशन बनाओ, f का इक्वेशन बनाओ, मतलब फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बनाओ, तो लैम्बडा इधर चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा v अपॉन लैम्बडा। सही है, ये आपका क्या आ जाएगा, v अपॉन लैम्बडा। अब हम सबको पता है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस स्पीड से जाती है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो किस स्पीड से होती है, वो होती है बच्चों लाइट की स्पीड से। वो किससे होती है बच्चों, लाइट की स्पीड से। मतलब जो आपका वेलोसिटी है जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे होंगे मुझे पता है, पर थोड़ा ध्यान से देखो समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एंड तक देखो, समझ में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ये जो वेलोसिटी है ना, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल करता है लाइट की स्पीड से। तो इस v की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, c डिवाइड बाय लैम्बडा। ठीक है, इस v की जगह मैं क्या डाल सकता हूं बच्चों, c डिवाइड बाय लैम्बडा। अब मुझे एक वैल्यू मिल गई फ्रीक्वेंसी की, मुझे एक वैल्यू मिल गई बच्चों फ्रीक्वेंसी की। मैं इस वाले वैल्यू को, मान लो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं इस 2 वाले इक्वेशन को बच्चों, यहां पे देखो f की वैल्यू, मैं इस वैल्यू को इस पोजीशन पे डाल दूंगा। समझ रहे हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू को मैं इस पोजीशन पे डाल दूंगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी f इन द इक्वेशन नंबर 1। तो आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइड बाय लैम्बडा। और अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की हुई है लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर, याद है ना, ये चीजें बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि आपका जो एनर्जी होता है दैट विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय आपके वेवलेंथ। ठीक है, मतलब लैम्बडा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां तक चीजें बच्चों बातें हुई, यहां तक चीजें डिस्कवर हुई, और यहां पर एक नया, यू कैन से, एक नया राह खुल गया, एक नया रास्ता खुल गया। दैट इज, इन्होंने क्या बोला कि जो आपको वेव की तरह दिख रहा था ना, वो इज नथिंग बट अ पार्टिकल। समझ रहे हो, जो आपकी लाइट आपको वेव की तरह दिख रही थी, पर उस लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, या तो आप उसे फोटोन कह लो, या तो आप उसे क्वांटा कह लो। समझ में आई बात। ये चीजें आप फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हो, जब आप फोटोसिंथेसिस करते हो ना, फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें भी हम लोग फोटोन का यूज करते हैं, याद है। उसके अंदर जब हम लोग लाइट रिएक्शन करते हैं तो वहां पे भी फोटोन के हेल्प से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेता है। वो बड़ी अलग कहानी है, ठीक है। तो वो जब आपने, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़े रहोगे या फिर पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा वो चीज आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या कहना था कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो आपकी जो लाइट है वो वेव दिखा रही है, पर वो किससे बनी हुई है बच्चों, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, एनर्जी के पार्टिकल से बनी हुई है बच्चों, और उसे आप क्या कहोगे, फोटोन कहोगे, या फिर उसे क्वांटा कहोगे। क्लियर है। और उन्होंने कुछ इक्वेशन डेरिवेट करके हमें एक इक्वेशन यहां पर फॉर्मूले के रूप में दे दिया। तो इसे फटाफट बच्चों नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे फटाफट आप लोग क्या करो, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जरा बताओ, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जरा बताओ बच्चों, यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो आपकी लाइट है, जो आपकी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है बच्चों, वो वेव नेचर तो दिखाती है, ठीक है, क्योंकि भैया इसके पास फ्रीक्वेंसी है, सही है। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी प्रूफ हुआ है कि भैया ये वेव नेचर तो दिखाती है, पर प्लैंक्स कह रहे हैं, प्लैंक्स ने ये प्रूफ कर दिया कि ये पार्टिकल भी है बच्चों, ये पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। तो इसका मतलब जो आपकी लाइट है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है, जो आपकी लाइट है ना, इट शोज ड्यूअल नेचर, इट शोज ड्यूअल नेचर। समझ रहे हो, जो आपकी लाइट है बच्चों कैसा नेचर दिखा रही है, ड्यूअल नेचर दिखा रही है, दो तरीके की बातें कर रही है। कभी कभी वो वेव की तरह भी वेव की तरह भी बच्चों खुद को रिप्रेजेंट करती है, वेव नेचर भी होता है उसके पास, और उसके पास बच्चों पार्टिकल वाला भी सब्सटेंस होता है। मतलब ये दो ड्यूअल नेचर दिखाती है, पार्टिकल फॉर्म में भी रहती है और वेव फॉर्म में भी रहती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहता है बच्चों, एक बहुत ही अजीब बात है जो मैंने पढ़ी है, क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहता है कि जब भी
आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे हो, जैसे मान लो आप इस चीज को देख रहे हो, जैसे मेरे हाथ में बॉटल है, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉटल को इस समय देख रहा हूं तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, जितने भी इसके पास जो भी एटम्स होंगे वो पार्टिकल फॉर्म में आ जाते हैं और मुझे दिखते हैं। वो किस फॉर्म में आ जाते हैं बच्चों? पार्टिकल फॉर्म में आ जाते हैं और वो मुझे दिखने लगते हैं। पर जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन इसके ऊपर से हट गया, मान लो मैंने इसको कहीं दूर रख दिया, कोई दूर फेंक दिया, अब ये मेरे को नहीं दिख रहा, अब ये मैं इसको देख नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में जब मैं कोई चीज को नहीं देख पा रहा हूं, किसी भी चीज को, तो उस कंडीशन में वो चीज इस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो इस समय वो चीज बच्चों किस फॉर्म में होगी? वेव फॉर्म में होगी। समझ रहे हो? तो थोड़ी सी यू कैन से क्वांटम फिजिक्स ऐसी ही है। जैसे मान लो अभी मैं अपने घर पे नहीं हूं, तो इस समय करंटली मेरा घर एग्जिस्ट नहीं करता, वो वेव फॉर्म में है। लेकिन जैसे मैं घर पे पहुंचूंगा, जैसे मैं उसको फोकस करूंगा, जैसे मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, तो वो वेव फॉर्म से किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टिकल फॉर्म में, और फिर मुझे वो दिखने लगेगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें की जाती है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ये हो गया, ये समझ में आ गया बच्चों। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चों हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, ओके ओके, चलें आगे, आगे चले बच्चों, आगे चले, बताओ। ओके, वेरी गुड। अगला, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। अब देखो, एक साइंटिस्ट वापस आए बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम आपको सुनने मिलेगा। एक है आपके डी ब्रॉगले, ठीक है, डी ब्रॉगले। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? एक सुझाव। ठीक है, वो चीज असली में एग्जिस्ट करती है, फर्क नहीं पड़ता। वो चीज प्रूफ है उसका? नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बच्चों एक आइडिया दिया। यू कैन से इन्होंने क्या दिया? सिर्फ एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया भाई? सुनो, इन्होंने बोला कि यार देखो, आपकी जो लाइट है, ठीक है, आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, मूव हो रही है, तो आप कह रहे हो कि वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पता है ना, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस में कंसीडर कर रहे हैं? एक पार्टिकल में कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हम लोग शुरू से यही पढ़ रहे हैं ना, दैट इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। पर भाई, इलेक्ट्रॉन के पास भी तो अपना मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी तो अपना मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी तो अपना वेट है, वेट इन द सेंस वेलोसिटी है। सही बात है ना? इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.1 होता है, सॉरी 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही बात है ना? ठीक है। इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31। कितना है? रुको देखने दो, 10⁻31 kg बराबर है। इतना बच्चों क्या होता है? इसका मास होता है। तो भाई, ये आपका पार्टिकल है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भागता है ना। तो अगर ये पार्टिकल है और ये बच्चों बहुत ही छोटा पार्टिकल है, और जब ये मूव कर रहा है, तो क्या ये भी वेव बन सकता है? क्या ये भी वेव बन सकता है? तो डी ब्रॉगली ने एक आइडिया दिया कि यस, आपका इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल फॉर्म में है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में है बच्चों, अगर इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ बच्चों मोमेंटम होगा, और जो चीज फटाफट मूव कर रही है, जिसका मोमेंटम है, उसका वेव भी होगा। समझ रहे हो? तो ये इन्होंने बच्चों एक आइडिया दिया। समझ रहे हो? ये इन्होंने बच्चों क्या दिया? एक आइडिया दिया कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर का भी हो सकता है, आपका वेव फॉर्म भी दिखा सकता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में भी हो सकता है जब वो मूव करेगा। जब वो क्या करेगा बच्चों? मूव करेगा। और एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रॉन मूव ही तो करता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर जो आपका एटम है, एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। और यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे, रिवॉल्व कर रहे, घूमे रहे। तो भाई वो मूव ही कर रहा है ना। आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक पर्टिकुलर शेल में क्या करता रहता है? मूव करता रहता है ना। तो इस द फॉर्म बच्चों वो क्या है? अगर वो मूव कर रहा है, स्मॉल पार्टिकल है, तो क्या वो वेव है? बिल्कुल वो वेव है। इन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया था, पर आगे चल के कुछ साइंटिस्टों ने इसको प्रूफ भी किया। आगे चल के कुछ साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने प्रूफ भी किया। जर्मर नाम का कुछ साइंटिस्ट था, ठीक है, एक और कोई तो साइंटिस्ट थे बच्चों, जर्मर मेरे को याद आ रहा है नाम। उन्होंने इसको प्रूफ भी किया विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो? विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट
और स्कैटरिंग बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा तो आपको पता होगा, स्कैटरिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ वेव में ही दिखती है, और वो आपके इलेक्ट्रॉन में भी दिखी, वो आपके इलेक्ट्रॉन में भी दिखी बच्चों। तो यहां से ये भी प्रूफ हुआ कि आपका जो यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो क्या है, एक वेव फॉर्म भी दिखाता है। इसीलिए आज हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो यहां पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, हम लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के शेल में घूम रहा है, एल शेल में घूम रहा है, तो हम लोग एक फिक्स शेल बना देते हैं, एक फिक्स जगह बना देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा सीधा ही घूम रहा होगा, जैसे अर्थ पृथ्वी के राउंड राउंड घूम रही है ना, तो एकदम सीधा सीधा घूम रही है ना भाई, ऐसे 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 जा रही है। पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं घूमता, वो वेव फॉर्म में घूमता है। कैसे घूमता है बच्चों, ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, समझ रहे, ऐसे 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 वेव फॉर्म करता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी बच्चों वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, देखो इससे डी ब्रॉगली ये कहना चाहते थे कि देखो यार, जो चीज मूव कर रही है, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, जिसका खुद का कुछ मास है, जिसका खुद का कुछ वेलोसिटी है, फास्ट मूव कर रही है बच्चों, वो वेव होगी। और पार्टिकल, मतलब पार्टिकल भी होगी और वेव भी होगी, वो दोनों नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जो भी चीज, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल भी दिखाएगा और वेव भी दिखाएगा, मतलब इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, ड्यूअल नेचर होगा। इसका भी क्या होगा बच्चों, ड्यूअल नेचर होगा। समझ में ही बात, ठीक है। तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे कि ऐसा थोड़ी है यार, अगर मान लो एक फुटबॉलर है, जैसे मान लो रोनाल्डो है, ठीक है, रोनाल्डो आया, दौड़ दौड़ के आया और ऐसे उसने फुटबॉल को लात से मार दिया, ठीक है, जोर से मारा और भाई गोल हो गया, तो चिल्लाता ना, सू करके चिल्लाता ना वो। लेकिन जब फुटबॉल जा रही थी, जब उसने लात मारा और फुटबॉल जा रही थी, तो फुटबॉल का भी तो कुछ मास है, फुटबॉल भी किसी वेलोसिटी पे जा रही है, तो क्या वो आपको वेव फॉर्म में दिखती है? फुटबॉल ऐसे 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 जाती है क्या? नहीं, वो नॉर्मल जा रही थी बच्चों, वो एकदम सीधे सीधे गई। तो भाई वो वेव फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं की? उसका भी तो वेव फॉर्म होना चाहिए ना। तो एक्चुअली में होता यह है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, जैसे मान लो विराट कोहली शॉट मारता है, सिक्स मारता है सीधा, ठीक है, तो जो आपका बॉल है वो डायरेक्ट उड़ के स्टैंड्स में जाता है ना, ऐसा थोड़ी कि वो वेव फॉर्म में जाता है, ऐसे वेव फॉर्म में तो नहीं जाता ना। तो इसका आंसर भी पूछा गया डी ब्रॉगली से, भाई कि ऐसा थोड़ी होता है कि जो भी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, जो भी पार्टिकल आपको मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी भी जिसका कुछ मास हो, तो क्या वो सारे वेव फॉर्म में है? तो डी ब्रॉगली ने बोला कि देखो भाई, मैं बात कर रहा हूं एकदम छोटे पार्टिकल्स की, मैं बात कर रहा हूं बच्चों एकदम छोटे पार्टिकल्स की, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत ज्यादा कम हो, वही पार्टिकल्स बच्चों वेव नेचर दिखाएंगे। समझ रहे हो? जो बड़े पार्टिकल्स होंगे बच्चों, उनमें एक्चुअली उनमें ना जो वेवलेंथ है वो इतनी ज्यादा कम होगी, वेवलेंथ इन द सेंस फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कम होगी, मतलब 0.0000 बहुत बहुत कम होगी। अगर आप फुटबॉल का बॉल लो ना, ऑलमोस्ट कितना होता है, 500 ग्राम का होता है, उसकी वेलोसिटी मान लो 20-30 ग्राम होगा, ठीक है। तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे, अभी सिखाऊंगा कैलकुलेट करना, तो जब आप कैलकुलेट भी करोगे ना, तो उसकी जो यू कैन से फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम आएगी। तो मतलब आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो फाइंड करना, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए वो आपको पार्टिकल फॉर्म में ही दिखता है जब वो मूव करता है। लेकिन जो एकदम छोटे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जब वो मूव करते हैं, इसलिए वो वेव फॉर्म दिखाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो वेव फॉर्म दिखाते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। हो गया, हो गया बच्चों, हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये स्टेटमेंट दिया था आपके डी ब्रॉगली अंकल ने। क्या कहा अंकल ने? अंकल ने बोला कि देखो भाई, एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देखो माइक्रोस्कोपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, हम उन्हीं पार्टिकल्स की बात करेंगे जो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, जो पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत छोटे हैं। आप उनकी ही फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, आप उनकी ही फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या करोगे, फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। सो एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच इज मूविंग, जो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, विल शो वेव नेचर, जो क्या, वो क्या दिखाएगा बच्चों, वेव नेचर दिखाएगा। जो भी पार्टिकल, तो मतलब वो पार्टिकल तो है, तो पार्टिकल नेचर तो दिखाई रहे, और वो वेव नेचर भी क्या दिखाएगा बच्चों, दिखाएगा, समझ रहे हो। और उसका वेवलेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, विल बी गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, मतलब उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, h यानी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय p यानी आपके मोमेंटम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ना, तो आप उसकी जगह mv पुट कर सकते हो, सही बात है ना। अब वही चीज जो मैंने आपको बोला कि अगर मान लो रोनाल्डो ने एक फुटबॉल को किक किया, जोर से गया फुटबॉल दूर तक, ठीक है, तो उसका भी कुछ मास होगा। जैसे मान लो फुटबॉल का मास है
फुटबॉल का मास है बच्चों, मान लो 500 ग्राम है, ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। उसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड गई, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड गई, ठीक है। तो उस कंडीशन बच्चों, चलो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, जो आपका लैम्बडा है उसका वैल्यू कितना आएगा। तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट पता होना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.636 इंटू 10⁻37 कुछ होता है, 37 या 31 होता है जूल सेकेंड, ठीक है। लेट मी चेक, रुको बच्चों, कहीं तो लिखा होगा, मैंने नोट्स तो बनाए हैं। 34, यस 34 आई एम रियली सॉरी, 34 जूल्स सेकेंड, ये वैल्यू होती है बच्चों आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो आंसर मतलब ऑलमोस्ट 10⁻⁻23 -20 30 एकदम बहुत बड़ा आएगा। मतलब जो वैल्यू आएगी ना वो निग्लेजिबल है, जो वैल्यू है बच्चों वो निग्लेजिबल है। और यू कैन से कि आप उस वैल्यू को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कैलकुलेट, मतलब समझ रहे हो, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतनी छोटी उसकी वैल्यू आएगी, इतना कम उसका क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट उसकी वेवलेंथ को आप इग्नोर करोगे, उसका वेवलेंथ बहुत कम बनता है, बहुत कम वेव फॉर्म होता है, इसलिए वो आपको पार्टिकल की तरह ही दिखता है। जो आप फुटबॉल जो रोनाल्डो मार रहे हैं, या फिर अगर विराट कोहली 6 मार रहा है तो समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में अगर आप दिखाओगे तो उसका कितना आता है, उसका ऑलमोस्ट 1000 तक आता है। इलेक्ट्रॉन का अगर आप वेवलेंथ निकालोगे तो ऑलमोस्ट 1000 एंगस्ट्रॉम तक आता है, ऑलमोस्ट, समझ रहे हो, मतलब ये ऑलमोस्ट वैल्यू है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं, ऑलमोस्ट 1000 एंगस्ट्रॉम तक आता है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम बड़ी वैल्यू है, मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम की उसको वेव आपको देखने के लिए मिलेगी, समझ रहे हो। ये कहानी थी बच्चों आपके डी ब्रॉगली की। डी ब्रॉग बोलते हैं इनको ऐसे तो, पर प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉगली होता है। तो मैंने तो सिर्फ स्पेलिंग याद रखने के लिए इनका नाम ही चेंज कर दिया भाई, इनको मैं डी ब्रॉगली बोलता हूँ। वैसे रियल प्रोनाउंसिएशन इनका डी ब्रॉगल ऐसे बोलते हैं। पर मेरे को यार स्पेलिंग याद करना है। मेरा मेन मोटिव क्या है भाई, मुझे एग्जाम में पेपर लिखना है, मुझे जाके ओरल थोड़ी देना है। मतलब ओरल तो 5 मार्क्स का है ना, पर मुझे जो मेन मार्क्स हैं, जो आपके मेन कितने 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें लिखना है ना, तो स्पेलिंग याद होना चाहिए। तो मैं डी ब्रॉगली बोलता हूँ, बिकॉज उससे स्पेलिंग याद रहती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों डी ब्रॉगली का, हाइपोथेसिस का, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फटाफट ले लिया। डन है बच्चों, डन है, ये भी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन है, डन है, ओके वेरी गुड। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई एम सॉरी, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सुनिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका क्या नेचर होगा बच्चों। मान लो कोई भी यूवी लाइट है या कोई भी लाइट है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी बच्चों लाइट है, तो क्या किस नेचर में प्रेजेंट हो सकता है बच्चों। या तो वो वेव फॉर्म में हो सकता है, सही है, और या तो वो पार्टिकल फॉर्म में हो सकता है। या तो वो वेव फॉर्म में हो सकता है बच्चों, या तो वो पार्टिकल फॉर्म में हो सकता है। हम सिर्फ उसी की बात करेंगे बच्चों जो होगी माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटी, ठीक है, जो होगा माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी। और हम बात करेंगे बच्चों जो मोशन में रहेगी, मतलब जो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मोशन में है बच्चों, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है बच्चों। जो चीज मोशन में है उसकी ही हम बात करते हैं। तो ये तो कंडीशन है कि जिसकी आपको बात करनी है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने ये कहा बच्चों कि जैसे मान लो कि आपको एक पार्टिकल मिला, ठीक है, आपको एक पार्टिकल मिला, तो हम उसकी दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं।
हम बच्चों उसकी दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पार्टिकल की या फिर उस वेव की हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव में आपका पार्टिकल घूम रहा है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक पार्टिकल है तो वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो जब भी कोई चीज घूमती है बच्चों, जब भी कोई चीज घूमती है तो मैं कहता हूं वो उसका मोमेंटम है। वो क्या है बच्चों? उसका मोमेंटम है। वो क्या है बच्चों? उसका मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्टिकल, ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्टिकल। ठीक है, ये एक चीज आप पता कर सकते हो किसी भी पार्टिकल का। दूसरा क्या होगा बच्चों? उस पार्टिकल, उस स्पेसिफिक पार्टिकल का पोजीशन, मतलब उस पूरे वेव में, पूरे उस वेव में, उस पूरे जगह पर वो पार्टिकल आपका किस एग्जैक्ट किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो दूसरी चीज आप क्या निकाल सकते हो? एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। तो मान लो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो, अगर आप किसी भी बच्चों एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, देखो अभी मैं बताऊंगा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इतनी बातें समझो कि आपका जो एक लाइट है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, वेव और पार्टिकल फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल की हम लोग बात करेंगे, और वो मोशन में होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसकी दो चीजें कैलकुलेट हो सकती है, एक तो मोमेंटम कैलकुलेट हो सकता है कि वो कितने स्पीड से जा रहा है, उसका मास, और अगर आपके पास मास और वेलोसिटी है तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा बच्चों उसका एग्जैक्ट पोजीशन, कि वो किस जगह पे है, मैं समझ रहा हूं, उसका रेडियस से अगर डिस्टेंस मिल गया तो आपको क्या मिल सकता है? उसका एग्जैक्ट पोजीशन मिल सकता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग हमसे ये कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। हाइजेनबर्ग हमसे ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को आप साइमल्टेनियसली, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों वैल्यूज को आप साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बच्चों? एक थ कैसे आता है यार? हिंदी नहीं आता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब आप एक साथ में, समझ लो, अच्छा थ ऐसा होता है ना, हाँ याद है ऐसा थ, ठीक है एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो हाइजेनबर्ग ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन आप एक साथ में कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट, और यू कैन से प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एंड प्रिसाइज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट सेम टाइम, और यू कैन से साइमल्टेनियसली। ये कहानी है बच्चों, ये वर्ड्स यूज किए थे आपके हाइजेनबर्ग अंकल ने, और ये बिल्कुल सही चीज है, ये बिल्कुल सही चीज है कि अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है, अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहा है कि यार मेरे को इस पार्टिकल का मोमेंटम पता है कि भाई ये इतने मोमेंटम से घूम रहा है ये पार्टिकल, और ये पार्टिकल इस जगह पे प्रेजेंट है, इस स्पेस में प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, तो वो झूठ कह रहा है बच्चों, क्योंकि आप किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम एंड किसी भी पार्टिकल का बच्चों लोकेशन एक जगह पे एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, विच इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हो वो क्या है बच्चों? इम्पॉसिबल है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो यही चीज बच्चों मैंने यहां पे लिखी हुई है, यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, द प्रिसाइज, और यू कैन से प्रिसाइज की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट। समझ रहे हो? मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, द प्रिसाइज एंड साइमल्टेनियस, द प्रिसाइज और साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब मैंने आपको बताया एक साथ, मतलब एक साथ आपको क्या निकालना है? वो चीज को निकालना है। तो प्रिसाइज एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन का डिटर्मिनेशन एंड मोमेंटम का डिटर्मिनेशन ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। वो क्या है बच्चों? वो क्या है? इम्पॉसिबल है। इसी को हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आ गया? अनसर्टेनिटी मतलब बच्चों कि भाई वो चीज जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप चीज बता रहे हो, वो गलत है, वो वहां पे है ही नहीं। अगर आप उसका मोमेंटम आपको पता है तो वो चीज वहां पे है नहीं। जैसे मान लो अगर मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, पहले आप एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना लिखो पहले बच्चों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो और इतना लिखो। लिखा बच्चों? इसको लिखो, इतना लिखो। ठीक है, चलो। इन्होंने क्या कहा बच्चों? जैसे मान लो पार्टिकल की अगर मैं बात करूं
तो आप क्या क्या फाइंड करोगे, उसका पोजीशन। तो जब आप पोजीशन फाइंड करोगे तो पोजीशन फाइंड करते समय कुछ एरर आ सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। कुछ क्या आ सकती है बच्चों, अनसर्टिनिटी आ सकती है, मतलब कुछ एरर आ सकता है। तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी को मान लो मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा एक्स से, ठीक है, मान लो मैं उसे डिटरमाइन करता हूं बच्चों, रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा एक्स से। सिमिलरली बच्चों, आप जब मोमेंटम फाइंड करोगे तो भी कुछ एरर आ सकता है, तो भी कुछ गलतियां आ सकती है, जिसे हम कहेंगे मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, जिसे हम क्या कहेंगे, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। एंड उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों डेल्टा पी से, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा पी से। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला बच्चों, एक इक्वेशन इन्होंने दी, दैट डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, मतलब इसकी अनसर्टेनिटी और इसकी अनसर्टेनिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई। मतलब जो भी अनसर्टेनिटी है बच्चों, जो भी अनसर्टेनिटी है आपके मोमेंटम की और आपके पोजीशन की, जो भी आप डिटरमाइन कर रहे हो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू, दैट विल बी मिनिमम और इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, क्लियर है? बताओ बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो यहां से हमको क्या समझ में आया, सुनिए, यहां से हमको क्या समझ में आया, इन्होंने बोला कि अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू किसके, सॉरी इक्वल नहीं होगा, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई। ये बच्चों इक्वेशन दिया आपके हाइजेनबर्ग अंकल ने, और उन्होंने बोला कि आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते, एक साथ नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते, एक केस लेते, एक एग्जांपल लेते, ठीक है, केस और एग्जांपल लेते, ठीक है। क्या हुआ, मान लो एक एटम है, उसका एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का कुछ ऐसा आपने किया, आपने कुछ एकदम बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से उस पार्टिकल का आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। उसका क्या मिल गया बच्चों, आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल गया, मतलब कुछ भी एक नंबर मिल गया बच्चों, वो एग्जैक्ट वेलोसिटी है। सिमिलरली आपको उसका एग्जैक्ट मास मिल गया, कितना बच्चों है वो, मास है, समझ रहे हो, एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल गया, एग्जैक्ट क्या मिल गया आपको, मास मिल गया। तो मतलब आपका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब आपने क्या कर लिया, दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, दोनों का वैल्यू क्या कर लिया बच्चों, फाइंड कर लिया। तो डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब एरर, जो आपका एरर आ सकता है मोमेंटम फाइंड करने में, वो एरर क्या हो गया, जीरो हो गया ना, क्योंकि आपने एकदम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर दिया दोनों का। इस दोनों का आपने कुछ भी करके बच्चों, वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी और एक मोमेंटम, दोनों एकदम पार्टिकल का वेलोसिटी और मास दोनों कैलकुलेट कर लिया। तो आपको बताइए मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। तो आपने मोमेंटम का वैल्यू निकाल दिया, और मोमेंटम का वैल्यू निकाला है वो एग्जैक्ट है, मतलब एकदम एक्यूरेट है। तो अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम मतलब एरर इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। एरर इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपको डेल्टा पी इधर भेज दो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल नहीं सॉरी स्मॉलर देन और इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, इधर आ गया बच्चों डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए बना लिया, एक्स के बना लिया, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू है। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या आया, जीरो। क्या आया बच्चों, जीरो। तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 4 पाई है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जिसके भी नीचे बच्चों कभी भी जीरो आएगा, किसी के भी नीचे अगर जीरो आएगा तो दैट वैल्यू विल बी इंफिनिटी, दैट वैल्यू बच्चों विल बी इंफिनिटी। मतलब पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है वो बच्चों इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब आपकी पोजीशन कभी सही आ ही नहीं सकती, आपकी पोजीशन कभी सही आ ही नहीं सकती। क्लियर है, बताओ क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले। देखो मुझे पता है कि जो थर्मो, देखो मैंने आपको पहले बोला था थर्मो नहीं, क्वांटम जो है वो बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है, इतने आसानी से समझ में नहीं आती। और अगर आपको समझ में आ भी गया होगा ना, तो फिर मैंने बोला ना शुरू में कि
बोहर ने कहा था कि अगर क्वांटम फिजिक्स कोई कह रहा है कि मुझे समझ में आ गई है, मुझे आती है पूरी क्वांटम फिजिक्स या फिर पूरी क्वांटम थ्योरी, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो पागल है। समझ रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया स्क्रीनशॉट? लिया बच्चों? लिया? ओके ओके, चलो। तो यहां से बच्चों इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, और इतनी सारी चीजें हमको पढ़ने के बाद पता चला कि यार बोहर का जो मॉडल था वो गलत था। ठीक है, बोहर का जो मॉडल था बच्चों गलत था। और दिस कम्स टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में बच्चों क्या क्या खामियां थी, क्या क्या कमियां थी, वो हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो फटाफट से समझ लो, ज्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों। बोहर का क्या मॉडल था, इतनी सारी चीजें समझने के बाद हमको पता चला कि नहीं यार, जो बोहर का मॉडल था उसके अंदर कुछ खामियां, कुछ लिमिटेशन थी। पहला क्या है बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी बच्चों। ये सिर्फ उसी मॉलिक्यूल पे लगेगा, उसी स्पीशीज पे लगेगा बच्चों जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जिसको आप कह सकते हो H और H लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर ये जो बोहर की थ्योरी थी वो काम कर रही थी। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। हीलियम के पास बच्चों कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप H प्लस कर दो, मतलब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, H प्लस कर दो, तो उसके बाद वो भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर भी काम करेगा। नॉर्मल हीलियम के ऊपर बोहर्स का एटॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा था, पर अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया तब आपका वो बोहर का एटॉमिक मॉडल फॉलो करेगा। ठीक है, वैसे लिथियम बच्चों, इसके बाद लिथियम आता है। तो लिथियम क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके अंदर से आप 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, प्लस प्लस कर दो, तो मतलब अब ये फॉलो करेगा। समझ लो, ऐसी बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, समझ लो। लेकिन इनके ऊपर भी इतने अच्छे से नहीं वर्क करता था, ये ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बना था। मतलब हाइड्रोजन एटम के ऊपर आपके बोहर्स की एटॉमिक मॉडल थ्योरी बिल्कुल सही काम करती थी। बाकी अब देखो, बाकी भी तो एलिमेंट है दुनिया में, सिर्फ हाइड्रोजन तो नहीं है, तो बाकी एलिमेंट्स को भी हमको समझाना है कि भाई बाकी एलिमेंट्स किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, सही है। तो बोहर्स की जो एटॉमिक मॉडल थी बच्चों, वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल थी बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे, यानी हाइड्रोजन बोल लो, He+ बोल लो, लिथियम प्लस प्लस बोल लो, बेरिलियम प्लस 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 बोल लो, समझ रहे हो, उस पर सिर्फ एप्लीकेबल थी। अगला क्या है बच्चों, बोहर कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल स्पीशीज। जो बोहर थे उन्होंने क्या बोला बच्चों, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एक मूविंग तो है, पर ये एक पार्टिकल है। ये क्या है बच्चों, एक पार्टिकल है। पर आज हमें पता चलता है बच्चों कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है, ठीक है, पर वो वेव भी तो है, वो वेव भी तो है बच्चों। तो मतलब ये चीज हमें किसने बताई थी, डी ब्रॉगली ने। किसने बताई थी, डी ब्रॉगली ने बताई थी। सही बात है, ठीक है, ये ड्यूअल नेचर दिखाता है। तो यहां भाई बोहर आपको इतनी चीजें नहीं बता पाए। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी बच्चों, कभी भी आ जाती छींक। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी चीज उन्होंने एकदम क्लियर आइडिया नहीं दिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। बोहर मेजर्ड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ये भी गलती उन्होंने की। उन्होंने क्या बोला कि देखो यार, तुम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी मेजर कर लोगे और उसका पोजीशन भी मेजर कर लोगे साइमल्टेनियसली, जो कि गलत है, जो कि हमें हाइजेनबर्ग ने बताया, जो कि गलत है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था देखो मेरे पास मास है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास है, कितना मास होता है, 9.1 × 10⁻⁻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 ⁻
वेलोसिटी है, कितना स्पीड होता है बच्चों, 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर आपके पास ये दोनों है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, आप क्या कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एमवी होता है। मोमेंटम क्या होता है, एमवी होता है। सही बात है, ठीक है। और इन्होंने क्या बच्चों, इन्होंने रेडियस भी कैलकुलेट करना सिखाया था। इन्होंने हमको रेडियस भी तो कैलकुलेट करना सिखाया था। इन्होंने बोला था फॉर रेडियस फॉर nth किसी भी शेल का, रेडियस फॉर nth शेल, किसी भी शेल का आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 5.29 इंटू जेड स्क्वायर बाय क्या था, n,
किस में आपको रेडियस मिल जाएगा बच्चों? आपका मीटर में मिल जाएगा, यही है ना? रुको, n स्क्वायर बाय जेड, सॉरी n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। क्या है? n स्क्वायर बाय जेड। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और मिले मीटर में नहीं मिलेगा, एमस्ट्रॉन्ग में मिलेगा, सॉरी एमस्ट्रॉन्ग में मिलता है, ठीक है। और अगर आप 5.2 लगा रहे हो ना, तो इट इज पिकोमीटर, सॉरी ये पिकोमीटर में रहेगा। एमस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट करना है तो कैसा हो जाएगा? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। अब ये एमस्ट्रॉन्ग में है, अब ये एमस्ट्रॉन्ग में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एमस्ट्रॉन्ग में अपना 2 वैल्यू शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इन्होंने रेडियस बता दिया। अगर आपको रेडियस पता है इस शेल का, तो आपको पता चल जाएगा भाई इसकी पोजीशन क्या है, इस जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी इन्होंने गलती हुई बच्चों। इन्होंने क्या किया? मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमें हाइजेनबर्ग ने बताया कि गलत है। आप दोनों चीज कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते, तो ये भी चीज फेल हो गई इनकी, मतलब फेल इन द सेंस ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कुछ। बोहर्स कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल इन मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन थी ना बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन थी ना बच्चों, वो देखो आप इन्होंने क्या बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखती है, लेकिन जब उस स्पेक्ट्रल लाइन को आप पास करते हो मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो और स्प्लिट हो जाती है। और क्या हो जाती है बच्चों? स्प्लिट हो जाती है। अगर स्पेक्ट्रल आपके स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जीमन इफेक्ट। ये भी इन्होंने नहीं समझाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। तो इन्होंने ये भी नहीं समझाया। तो स्टार इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हमें बोहर अंकल ने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी बच्चों। एंड द लास्ट, बोहर ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। मतलब आपको पता है आज के समय कि जो आपके एटम्स हैं वो अलग अलग एटम्स के साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं ना, हम लोग ने पढ़ा है लेसन नंबर 5 में। बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? बॉन्ड आपका हो सकता है अपना आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं एटम? भाई क्यों बना रहे हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है? क्यों ये आपके एटम्स अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो ये भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही है बच्चों 5 आपके ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। समझ में आ गई बात? तो आई होप जितना मैंने समझा क्वांटम फिजिक्स बोल रहा हूँ, जितना मैंने समझा बच्चों क्वांटम थियरी को, उतना मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसका अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन? इसका भी ले लो। डन? इसका भी ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने समझा है, क्योंकि देखो पहले बोल रहा हूँ बच्चों, मेरे खुद नहीं समझ में आता कि आखिरकार क्वांटम थ्योरी है क्या। ठीक है, तो जितना मेरे को समझ में आया है उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको भी नहीं समझ में आया होगा पूरी तरीके से, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे समझ में आया है, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आप पागल हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बोहर ने कहा था, बोहर अंकल ने कहा था, नील बोहर ने। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर देना। अगले 1 या 2 लेक्चर के अंदर इस लेसन को हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद बायोलॉजी के भी कुछ लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। मिलता हुआ और ऐसे ही और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।